सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चला पैया पैया मैं का करूं। जो कलाकार भी या जो इंसान ने कंफर्ट जोन अपना इख्तियार कर लिया जिंदगी में, हो गया अब तो मैं इसकी कमाई खाऊंगा, अब तो रॉयल्टी आ रही है, तो आप उसी दिन खत्म है। एक रचनाकार तो अंतिम समय तक रचना चाहिए, गाए चाहे लिखे, चाहे पेंट करे, चाहे जो भी व्यक्ति हो, आप जो भी करते हो, आपका तो धर्म ही है रचना। वो आपने चुना, उसने चुना, ऐसी समृद्धि, ऐसी संपूर्णता मानव जीवन के एक एक रंग की है। वो सुख की हो, दुख की हो, संघर्ष की हो, उत्सव की हो, पीड़ा की हो, जन्म की हो कि मृत्यु की हो, हर्ष की हो, विषाद की हो, जो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में नहीं है, लोक साहित्य में नहीं है, वो भारत में नहीं है। वो लोग जो किसी को कुछ समझते नहीं है, वो आपको इतनी दाद दे रहे हैं। एंड उस जमाने में सारेगामा 32 एपिसोड का होता था, सो आई वॉज द फाइनलिस्ट, यानी आई सर्वाइव्ड ऑल दोज एपिसोड्स। और उसमें सबसे खूबसूरत नए साल का एक गाना था जो जिनका नाम लिया मैंने, उन सबके सामने वो हम लोगों ने साथ में गाना गाया, तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कहने में बहुत आसान और छोटी चीज़ लगे, लेकिन ज़िंदगी में इसको आजमा ले तो सबसे बड़ी है कि भरपूर जिए ज़िंदगी को। नमस्कार, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट अनएक्सप्लोर्ड पर मैं शिखा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। और आज जिन शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, उनकी मधुर आवाज़ लोगों के दिलों पर राज करती है। उनके गीतों की पारंपरिक शैली और आधुनिकता का मेल उन्हें कलाकारों में अद्वितीय बनाता है। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी की, जिनकी अद्भुत संगीत यात्रा है, जिसको आज हम अनएक्सप्लोर्ड पर एक्सप्लोर करेंगे। मालिनी जी, आपका हमारे शो अनएक्सप्लोर्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार शिखा। अब बहुत दिनों से आपसे बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है, और ये बातचीत बहुत समय से अवलंबित थी, और कुछ ना कुछ, कभी मेरी व्यस्तता, कभी किसी न किसी कारण से, लेकिन आप ने पकड़ लिया मुझे, बस मुझे ये कहना चाहिए। और शायद ये बहुत समय की जितनी ठहरी हुई बातचीत है वो सारी आज सामने आएगी, यही कामना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं मैम, आपके बचपन से। ओ जी, जो कन्नौज से शुरू हुआ, आप कन्नौज की बेटी हैं और कानपुर की बहू हैं, तो कन्नौज से इसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे आपका शुरुआती जीवन रहा और संगीत का पहला जो अंकुर है वो कैसे फूटा। दरअसल कन्नौज की मेरी पैदाइश है, ननिहाल हमारा कन्नौज था, और ससुराल जैसा आपने कहा कानपुर है। लेकिन हालांकि इतिहास कुछ और होता यदि उस दिन मेरी माता जी जो एक वैवाहिक समारोह हमारे मामा का अटेंड करके वापस कानपुर आ रही थी, क्योंकि पिताजी उस समय कानपुर में ही पोस्टेड थे जब मेरा जन्म हुआ, और यदि वो शायद पहुंच गई होती 3 घंटे में, तो मेरी शायद जन्मस्थली भी हमेशा के लिए कानपुर दर्ज हो जाती। और संयोग था कि वो ननिहाल का प्रेम जोर मार गया और हम कन्नौज में हुए। तो कन्नौज की तो बड़ी सुंदर स्मृतियाँ, जैसे हर बच्चे के लिए ननिहाल की होती है कि हर गर्मी की छुट्टियों में हम लोग अगोरते थे कि कब हम लोगों को नाना नानी के यहाँ जाने का मौका मिले। वो बड़ा पूरा परिवार, जहाँ कोई रोक नहीं टोक नहीं। देखिए, संगीत का संस्कार तो चूँकि पिताजी का तबादला होता रहा जी, तो जहाँ जहाँ वे गए साथ साथ मिला। लेकिन संगीत के संस्कार के संग संग आज जो मैं गाती हूँ, उसमें सबसे पहला संस्कार परिवार का है, पारिवारिक शक्ति का है जी। भरे पूरे एक ऐसे परिवार का है जहाँ पर बहुत से सदस्य हैं और भरपूर जीवन है, सुख का, कर्तव्य का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, उत्सव का। वो सब की स्मृतियाँ कन्नौज से हैं और कानपुर से भी हैं, जो हमारी ननिहाल भी है, ससुराल भी है। पहली स्मृति गाने की जहाँ तक है वो मिर्ज़ापुर की है। पिताजी मिर्ज़ापुर, कानपुर से मिर्ज़ापुर ही पोस्टिंग हुई माय फादर की, और मिर्ज़ापुर में गाना सीखना शुरू किया। वहाँ पे गुरु आते थे, फिर पिताजी झांसी गए, वहाँ सीखा। और जो एक सिलसिलेवार समझदारी की जब एक उम्र आती है, जब आपको समझ में आने लगता है कि आप क्या गा रहे हैं,
वो गोरखपुर का वक्त था। और गोरखपुर में 8 साल बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी को तराशने वाले कह लीजिए हमने वहाँ बिताए हैं, जहाँ संगीत के बहुत ही आला उस्ताद राहत अली ख़ान साहब, उस्ताद शुजात हुसैन ख़ान साहब, उनसे उनकी उनकी उनके ये शरण मिली। और गाने बजाने के संग संग बहुत अच्छा सुनने का भी सलीका, क्योंकि दोनों रेडियो स्टेशन में ही कंपोजर्स थे, तो एक बहुत अच्छा सुनने का भी सलीका। मैं हमेशा कहती हूँ किसी को भी अच्छा लेखक साहित्यकार बनना है तो उसे बिना पढ़े नहीं आ सकता, ऐसे एक अच्छा गवैया या गायक बनना है बिना सुनने का एक अच्छा संस्कार हुए आप अच्छे कलाकार भी नहीं बन सकते। तो वो गोरखपुर की बड़ी देन है। और फिर ऑफ कोर्स लखनऊ आए। और मुझे लगता है कि कोई भी कलाकार हो या रचनात्मक कर्म से जुड़ा कोई भी आर्टिस्ट, कोई व्यक्ति हो, उसकी यात्रा सतत है। तो आपने पूछा पहला संस्कार तो जाहिर है मुझे लगता है मिर्ज़ापुर है। और उसके बाद आज तक सीख रही हूँ, आप किताबें देख रही हैं, मैं मतलब पूरा रोज़ आगे समझने की, पढ़ने की, समेटने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि यही यात्रा चलती रहे, मैं तो बस यही मनाती हूँ। आपकी माँ की इच्छा थी कि आप पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी से संगीत की शिक्षा लें, लेकिन उस दौरान आपकी शादी तय हो गई। इस बारे में कुछ बताइए। माँ को हमारी गुरु अप्पा जी गिरिजा देवी जी बहुत पसंद थी। तो हमारी माता जी उनको बहुत सुनती थी और बहुत उनकी अद्भुत प्रशंसिका थी। और ये उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है वे सुनती थी सिद्धेश्वरी देवी जी को, रसूलन बाई जी के, जब भी रेडियो में, उस ज़माने में तो रेडियो से सुनते थे, तो कुछ भी आ रहा था तो वो हमेशा कहती थी देखो अभी विंध्याचल में हम लोगों ने सुना था, देखो ये गिरिजा देवी जी गा रही हैं। तो उनकी बहुत इच्छा थी। शायद मेरी माँ खुद तो नहीं गाती थी, लेकिन अद्भुत उनको शौक था, रस था और समझ थी अद्भुत कि संगीत क्या है। और मुझे वो सिखाने के लिए बहुत लालायित थी कि मैं सीखूं। उनका प्रयास था। जाहिर देखिए कोई भी, हम लोग जिस घर परिवार से आते हैं वहाँ जब तक माएँ बेटियों के साथ नहीं खड़ी होंगी, जब तक माओं का प्रोत्साहन नहीं होगा, तो ये लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे मेरे संग तो मेरे पिताजी, लेकिन माँ का सबसे बड़ा उनका ही था। और अप्पा जी के लिए हमेशा वो कहती थी कि देखो क्या बात है, कैसे कजरी गाई, कैसे उन्होंने ये ठुमरी। तो उन्हें ठुमरी और दादरा का फ़र्क शायद तकनीकी रूप से न मालूम रहा हो, लेकिन पूरब अंग की जो गायकी, जो बनारस की गायकी है, उसके प्रति उनके मन में एक ऐसा लगाव था कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि मैं वही सीखूं। और जब मैं लखनऊ में भातखंडे में सीख रही थी तो ऐसा एक संयोग भी हुआ कि अप्पा जी आई, उनका प्रोग्राम था भातखंडे में, वो कार्यक्रम देने आई और मैं उसी साल मैंने इनाम जीता था, तो मेरी भी प्रस्तुति थी। तो मेरी माँ ने बड़े चाव के साथ मिलवाया। और सुन करके जब मुझे सुना तो गुरु ने कहा कि हमारे साथ कलकत्ता चलो, तो तुम्हारा गला ऐसा है कि तुम्हें ठुमरी सीखनी चाहिए और मैं तुम्हें ठुमरी सिखाऊं। और तब मेरी माँ ने कहा क्या बताइए, इसका भाग्य है, मैं हमेशा से चाहती थी आपसे सीखे, लेकिन अब तो इसकी शादी अगले महीने। तो वो जो एक क्षण था, जैसे मेरे लिए वो इतिहास में उस समय ऐसे दर्ज हो गया। पता नहीं मैंने उस समय माँ विंध्यवासिनी से क्या मांगा था या क्या मांग लिया, क्योंकि ठीक 10 साल बाद वो स्थिति आई कि मैं बनारस में ऐसे आमने सामने थी और मैंने अप्पा जी से कहा अप्पा जी ये बहुत वर्षों की मेरी साध है और आप मुझे अपना लीजिए। और मुझे ये मान करके कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। और फिर 19-20 साल जब तक भी थी, सीखने का और उनसे समझने का संगीत को ये सिलसिला चला। और जो गंडा बंधन की बात है उसको मैं यूँ कहूँगी कि ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का शिखा बहुत सुंदर उसकी एक परंपरा है। दुर्भाग्य से आज कम लोगों को उसकी जानकारी भी है, और क्योंकि इसको निभाने वाले, करने वाले उस संस्कार के साथ प्रस्तुत भी नहीं कर पाते। आज जैसे जिसको आप पासिंग आउट ग्रेजुएशन सेरेमनी बोलते हैं, सर्टिफिकेशन बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, या वो सब आयातित है, विदेशी है जी। भारत की परंपरा ये थी कि जब एक शिष्य गुरु के पास सीखने चला गया और छोटी उम्र में जाता था सीखने के लिए, जब मेरी तो स्थिति अलग थी, विवाह हो गया था, बच्चे हो गए, तो उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, तो वो उसका संघर्ष एक अलग था, वैवाहिक जीवन और परिवार के साथ। लेकिन जब गुरु को ये लग जाए कि शिष्य ने उसके भावों को ग्रहण कर लिया है जी। अब
जो मैं बता रहा हूँ, मैं बता रही हूँ, शिष्य उस भाव तक पहुंच चुका है। अब ये सार्वजनिक रूप से कह सकता है इसने मुझसे सीखा है, और उसके पहले मैं इस बात की घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि ये मेरा शिष्य है, या आज से, यानी वो जो कुछ अब करेगा उसके पीछे जिम्मेदारी अब गुरु की है। ये कितना बड़ा भाव है। आज के जमाने में जब कोई किसी की गारंटी नहीं लेता, मैं साफ कह रही हूँ। मैं आपको अपना गंडा बंधन की स्मृति बताऊं। हमारा, मैंने सीखना अप्पा से शुरू किया 97-98 में, और अप्पा जी ने गंडा बंधन हमारा किया है 2006 में, यानी 8-9 साल बाद। और जब मेरा गंडा बंधन हुआ, जिसमें कि आप जानते हैं सूत्र कलावा होता है, जो गुरु शिष्य के सामने बैठ करके उसको बांधता है, कुछ नई गुरु मंत्र की तरह नई चीज सिखाता भी है, और एक हुजूम बैठा होता है कलाकारों का, बड़े ज्ञानी जनों का। और आप सोचिए उस समय का बनारस। तो मेरे गंडा बंधन में मुझे इस बात का बड़ा कह लीजिए सुख है कि पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी सामने बैठे थे, पंडित साजन मिश्र जी बैठे थे, ऐसे ऐसे गुरुजन सामने बैठे थे, और सबके सामने अप्पा जी ने पहले तो मेरा गाना गवाया मुझे, और खुद बैठी थी। ये देखिए क्या भाव है गुरु का। और मैंने जब गा लिया करीब 35-40 मिनट, तब उन्होंने सबसे कहा, भाई भैया लोगन, आप लोगन के रजामंदी होए तब इनके गंडा बांधा जाए। आपकी रजामंदी हो तो बांधा जाए। यानी ये एक तरह से शिष्य का भी टेस्ट है कि उसको एक सार्वजनिक, वो भी बनारस के श्रोता समाज में तैरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब आप इसका आकलन करें। और जवाब में जितने वहाँ पे सब कलाकार बैठे थे, सबने हर हर महादेव कहा, और अप्पा जी ने कहा कि आज से, तो सीख तो रहे थे। आज के संदर्भ में क्या होता है, किसी गुरु के पास बैठ गए तो आप कहते हैं उनके शिष्य हैं। यस। लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप 2 बार किसी के पास बैठ गए, हम उनके शिष्य हैं, हमने उनकी वो ली है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन पुराने गुरुओं का शिष्यों को परखने का तरीका इतना आसान नहीं था। हमने बहुत परंपरागत तरीके से सीखा है। 7 साल के बाद गुरु ने कहा कि अब आपको, और इसीलिए अप्पा जी से सीखा बहुतों ने, लेकिन उन्हें गंडा शायद गिनती के 9-10 शिष्यों को बांधा। अच्छा। यानी कि जिसको आपने स्वीकृति की कि ये अब इनके संग आपका नाम जोड़ा जा सकता है। अब आज का समय तो एक अलग समय जहाँ न कोई इन चीज़ों का ध्यान रखता है। लेकिन मैं इसलिए इतने विस्तार से बता रही हूँ क्योंकि ये एक इनक्रिप्टेशन होता है। जैसे आप इनक्रिप्ट करते हैं ना किसी चीज को, वो जैसे शिष्य इनक्रिप्ट हो जाता है गुरु के विद्या से, और वो जब गाता है उसको हमेशा इस बात की, या खड़ा है या उसका कोई कंडक्ट है सोसाइटी में, वो इस बात के लिए गंभीर होता है, उसको एहसास होता है वो किसका शागिर्द है, वो किसकी परंपरा को लेके चल रहा है, और उस पर कितना भरोसा उसके गुरु ने किया। तो ये मैं तो जरूर चाहूँगी कि आज के भी जो शिष्य हैं, जो भी संगीत में हो या शास्त्र सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, वो आजकल के हिसाब की शिक्षा को तो ग्रहण करें, लेकिन जिसको गुरु मान लिया वो पूरी तरह से एक निष्ठ फिर समर्पण दें उनको। एकदम। क्या वो जो आपने अपने गंडा बंधन के वक्त जो गाना गाया था, जो गीत गाया था, वो आपको अभी याद है? आप अभी नहीं, क्यों नहीं याद है? वो तो ये तो किसी शिष्य से पूछा ही नहीं जा सकता। देखिए वो ठुमरी गाई थी मैंने। अच्छा। और ठुमरी गाया था, एक दादरा गाया था, और एक होली सुनाई थी। इतनी अरज मोरी मान ले, इतनी अरज मोरी मान ले, हाँ पिया अरज मोरी मान ले, इतनी 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 अरज मोरी मान ले। अब ये इतनी सी चीज़ है कि इतनी सी अरज मोरी मान ले, लेकिन ठुमरी यही सिखाती है कि उसका भाव हर बार कैसे अलग होता जाता है। गूज़बम्स हो गए। थैंक यू। मतलब आपको ऐसे सुनना और एकदम सामने सुनना। थैंक यू। वर्षों की रियाज और मेहनत है। थैंक यू। मैं आपके मंच से ज़रूर कहना चाहूँगी, आजकल बड़े बड़े संस्थानों में, संगीत के विभाग में ऐसे ऐसे लोग, प्रोफेसर और लेक्चरर्स, जिनको उनके शहर वालों ने नहीं सुना, जिनका सितार, जिनका तबला, जिनका गाना उनके मोहल्ले वालों ने नहीं सुना,
और वो सिखा रहे हैं, नित्य लोगों को गढ़ रहे हैं। मजे की बात है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। जबकि संगीत कला के संग परफॉर्मिंग आर्ट जुड़ा है। परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि जिसका प्रदर्शन यहाँ नहीं, मंच पे नहीं करना, मंदिर पे करिए। मंदिर में गाइए, कौन मना कर रहा है? स्वांतः सुखाए गाइए, कौन मना कर रहा है? धन लेके मत गाइए, लेकिन लोग सुने तो आपकी योग्यता क्या है। और जिस भी गायक ने जन के सामने प्रस्तुति नहीं की, यानी कि आप खुद न तय करें कि आप कितने अच्छा गाने वाले हैं, या आपके वो नौसिखिए शिष्य भी न तय करें जिनको बेचारे आपसे सीख रहे हैं। अभी वो तो उन्होंने उस समंदर में छलांग नहीं लगाई है, लेकिन आप उनके सामने जाइए जिनको कोई जान, जैसे हम लोग की रोज परीक्षा होती है, हम रोज गा रहे हैं, आप उनके सामने जब गाते हैं, जो आपको बनारस आज भी वो दमखम और वो पुरुषार्थ और वो साहस रखता है कि आज भी वहां से कोई विद्वान खड़ा होकर कह सकता है कि भाई ठीक नहीं लगा, ये सुर ठीक नहीं लगा, वो सुनाइए। आज भी काशी में, तो काशी में आज भी इसीलिए बड़े से बड़ा गवैया गाता है तो बहुत सावधान होके गाता है। ऐसी जगह आज से कितने साल पहले, मतलब 20 साल पहले मेरे गुरु ने मुझे कहा कि सबके सामने गा के आशीर्वाद लो, ये कहेंगे तब गंडा बांधूंगी। कितनी बड़ी बात है ये। मुझे लगता है आज ये इस बात की भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी कला हो उसका परीक्षण कौन करेगा? जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, यदि विद्वान है तो आने वाले समय में उसके द्वारा की गई टीकाएं, मीमांसाएं उसकी विद्वता की पुष्टि करेगी। लेखक है तो उसको कितना पढ़ा गया उसकी पुष्टि होगी। और गायक है और आप सिखा रहे हो और आपको सुना नहीं गया है तो कैसे जानकारी होगी कि आप कौन हैं? इसलिए बड़ा साहस भी चाहिए और बहुत आत्मबल भी चाहिए और बहुत रियाज और साधना चाहिए किसी के सामने इस बात के लिए जाने के लिए कि आप ये कह सकते हैं कि आज अच्छा नहीं था। बहुत बड़ा साहस चाहिए। और मैंने तो सीखा, बहुत पहले सीख लिया था, नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े बड़े कलाकारों को उनके कॉन्सर्ट में मैं बतौर श्रोता हूँ। 30 साल पहले की बात है। पहले कोई एक नया कलाकार गा के गया, उसके बाद वो बड़े कलाकार ने गाया, और जैसे कार्यक्रम ख़त्म हुआ हम लोग बाहर निकल रहे हैं, हमारे पीछे के ही श्रोता जो कि शहर के कुछ नामचीन लोग थे, वो बहुत कैजुअली बात करते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं आज मज़ा नहीं आया। तो दूसरा और आगे चढ़ कर क्या कर रहा है, पहले वाले का नाम लेकर जिन्होंने पहले गाया था, अरे उन्होंने ऐसा गाया कि इन्हें धो दिया एकदम। और उस दिन वो एक सत्य का, कटु सत्य का साक्षात्कार हर कलाकार के लिए होना, कि इतना बड़ा कलाकार जिसको कि सुन करके कई दशक लोगों ने संगीत की समझ जानी, आज उसे 1 सेकंड में खारिज कर रहे हैं। और एक नया जिसको आज हम जानते भी नहीं है, आपने इतनी आसानी से कह दिया। लेकिन क्या है, ये श्रोता का अधिकार भी है, लोकतंत्र है। आप श्रोता के सामने हैं तो श्रोता भी तय करते हैं आप क्या गाएंगे, कैसा गाएंगे। उसके लिए बड़ा साहस चाहिए, उसके लिए बहुत जिद भी चाहिए, और उसके लिए बहुत एक परसिवरेंस जिसको आप कहते हैं संगीत में, वो चाहिए। तो मुझको लगता है ये गुरु ही रास्ता दिखाते हैं। आजकल अब बहुत लोगों को सुनते होंगे कि हम कैसे कार्यक्रम दें, वहाँ खाना पीना शुरू हो गया, या श्रोता बड़े नॉन सीरियस हैं, उन्हें सुनने की वो समझ नहीं है, तो भाई हर ऐसे हम कैसे गा सकते हैं। बहुत जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन क्या है कि 100 में 100 प्रोग्राम में ऑडियंस कैसी आएगी ये आर्टिस्ट नहीं तय कर सकता, कभी कभी ऑर्गेनाइजर भी नहीं तय कर पाता। तो ऐसे एक ब्रांड का कार्यक्रम था और हमारी गुरु गिरजा देवी जी, अप्पा जी गा रही थी, मैं उनके साथ तानपुरे पे सह गायन कर रही थी उनके साथ। लखनऊ के ताज का मामला है। और गाते हुए मैं तो हतप्रभ रह गई कि बीच में ही भोजन शुरू हो गया। इतनी बड़ी कलाकार वो बैठी हैं, वो गा रही हैं, और मैं उस समय मुझ में बहुत एक अपने लिए नहीं, गुरु का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि था। तो मेरे ही शायद लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैं बेसब्र हो गई। और मैंने वहाँ जो तबले में साथ थे, सारंगी भी थे, तो मैंने उनको इशारा किया ऑर्गेनाइजर को कि भाई कैसे ऐसा कैसे कोई भी कर सकता है। लेकिन तब तक गाने के बीच में प्लेटों की आवाज़, खनकने की जो आवाज़ें आती हैं, तो मैंने अपने गुरु को देखा और उतनी देर में देखा कि वो सीधे आँख बंद करके साधना में सुर लगा चुकी थी। और फिर मैंने थोड़ी देर देखा कि कब उनकी आँख खुलती, और मैंने देखा कि उसके अगले आधे घंटे उनकी आँख नहीं खुली, वो गाती रही।
जब कार्यक्रम ख़त्म हुआ और वे चली आई, रास्ते में आई, तो मैंने अप्पा जी से कहा, हमने कहा अप्पा जी आप में कितना, आपसे मैंने आज एक चीज़ सीखी कि आप भी वो सुन रही थी ध्वनियाँ जो मैं सुन रही थी। आपको भी वो बात शायद नागवार लग रही हो जो मुझे लग रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और आपने, तो उन्होंने कहा कि कुछ तो होंगे जो मैं सुनने आए थे, और यदि हमें वो बात नागवार लग रही तो हमने बस अपने को सौंप दिया था सुर के आगे। और उस दिन मैंने सीखा कि बड़े होने के लिए क्या बड़प्पन, कितना बर्दाश्त, कितना ऊपर उठना पड़ता है इन चीज़ों से, कितना ऊपर उठना पड़ता है कि कलाकार की साधना में इससे कोई विघ्न नहीं पैदा होना चाहिए। अद्भुत। आपका शास्त्रीय संगीत का पूरी आपकी लर्निंग है, हाँ, गज़ल में आपकी एक्सपर्टीज़ है, तलफ़्फ़ुज़ आपके शानदार हैं, फिर ये लोक गीतों को चुनने के पीछे की वजह क्या है? शिखा, हमेशा विधाओं की ओर कलाकार नहीं बढ़ता, विधाएं भी चुन लेती हैं। अपनी ज़िंदगी को देख के तो बिल्कुल साफ लगता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखा, उसी का रियाज़ आज भी रोज़ वही है, वही रास्ता दिखाता है, वही आवाज़ और सांस सबका कह लीजिए, उसकी रखवाली तो क्लासिकल म्यूज़िक का रियाज़ करता है। और जैसा आपने कहा, मैं लखनऊ से हूँ, अपने उस्तादों की तालीम मेरी गज़लों की रही है, तो वही शुरुआत वहीं से थी, वही मैं गाती भी थी। और आज भी जो सुनता है गज़लें तो वो कहते हैं कि आप यही क्यों नहीं गाती हैं। लेकिन असल में मुझको ये लगा कि ज़िंदगी, उसकी जो समझ है अपनी संस्कृति, अपनी समाज की, अपने देश की, रिश्ते नातों की, अपने त्योहार उत्सवों की, अपने पूर्वजों के जिए हुए जीवन की जो समझ, वो शायद मेरे भीतर इतनी तारी थी, इतनी गहरी थी कि उसको ढूंढने के ही चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई के भी विषय वैसे ही चुने, संस्कृत, इतिहास। दोनों विषय दरअसल कहीं ना कहीं आपको अपनी जड़ों तक ही जोड़ने का रास्ता पूरा बताते हैं। कई लोगों के लिए वो पढ़ाई भी कह सकते हैं, BA MA होने का होता है, मेरे लिए शिक्षा कभी भी वैसी नहीं रही। तो संस्कृत में जो ऐसा भारत देखा था, भारत का जो सांस्कृतिक वैभव देखा था, अपने गांव में, ननिहाल में, ददिहाल में आते समय, विवाह समारोह संस्कार में परिवार के एका उत्सव, दादी के संग कथा परिवार में बैठते हुए जो परंपरा की जो ज्योति देखी थी, उसको रचने वाले जो लोकगीत थे, उनको गाने जब बैठती थी साथ में पूरे परिवार के संग, तो मुझे लगता था यही तो है, यही तो हम हैं। और इसका जो वैभव है उसको देखने की दृष्टि क्यों नहीं है लोगों के पास। ये वो ज़माना है शिखा, ये आज के दर्शकों को लगेगा आज ऐसा नहीं, लेकिन मैं तब की बात बता रही हूँ, सन 80 वगैरह में ये लोगों ने नकारना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि लोग गीतों को दकियानुसी और गुजरे ज़माने की चीज़ें कह करके अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना शुरू कर दिया था। शादी ब्याह के गीत भी 2-3 दिन 90 तक आते आते डीजे की ने जगह ले ली, और कहीं ना कहीं ढोलकें, हर घर में ढोलक होती थी, ढोलकें घर से गायब हो गई, और फिर ढोलक बजाने वाली गायब हो गई। कभी तो ये था उन्हें बुला लिया जाता था, और ये चूंकि बुलौवा था, वो सब धीरे धीरे, देखिए बुलौवा करने के लिए भी क्या है, बुलौवा बुलाने के लिए आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा, उदार दिल का आपका व्यवहार होना चाहिए, आसपास में आपका आना जाना होना चाहिए, गांव कस्बों में सब जगह के आपके बुलाने पे सब चले आए। बुलौवा का मतलब ही यही है। और बुलाने वाले का इतना बड़ा दिल हो कि वो ये सब ना देखे भाई कि कैसे आ गए, क्यों आ गए, और क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कुछ नहीं। बुलौवा में तो हमको वो दिन याद है, लोग आते थे, खुद ही चादर उठाई बिछाई और खुद ही जाकर के पानी आकर के पी लिया। अब ये लगता है नहीं कि हम पहले क्या व्यवस्था कर ले, कैसी तैयारी हो, केटरर को बुलाएं। वो जो दिल की चीज़ें हैं उनमें आडंबर की कोई ज़रूरत नहीं। वो देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगा ये तो कोई नहीं कर रहा। और जब मैं ये गीत गाती थी, जो कि मैं अपनी श्रद्धा से गाती थी, तो दर्शकों और श्रोताओं की ओर से सब की चीज़ें सुन के आता था, ये एक और सुनाइए। अब मैं राम का सोहर, मुझको बहुत अद्भुत ये बात लगती थी कि संतान के जन्म में किस तरह से हमारे पूर्वज उन राम के जन्म का जश्न और उत्सव मनाते रहे जिनका मंदिर तक तोड़ दिया गया था। और
हमारे पूर्वजों ने यह मनाया कि संतान ऐसी हो दशरथ कौशल्या के क्या पुण्य कि ऐसी संतान हो कि पिता की गलती हो तो भी उनके सम्मान के लिए वनवास चला जाए। ऐसी संतान हो जो परिवार को एक रखने, मर्यादा पुरुष, मर्यादा की लकीर रखने वाले, पूरे परिवार की एकता, ऐसे कि भाई भाई भी ऐसे हो भरत और लक्ष्मण जैसे। और सुमित्रा को आते हुए कैकेयी सबसे पहले मिल रही। तो राम का जो आदर्श है वो हमारे पूर्वज, जिनको आप कहते पढ़े लिखे नहीं, उनको भी ये समझ थी कि परिवार को एक रखना है तो राम आदर्श होंगे। उनके गीत गा रहे, वो कहीं ना कहीं भाव ऐसे शिका बैठते चले गए कि मैंने तय नहीं किया, वो प्रारब्ध ने तय कर दिया कि उन गीतों को होली गा रही हूँ तो फाग गा रही हूँ, चैती गा रही हूँ। चैत नए वर्ष का आगमन है। हाँ। नए वर्ष के आगमन में किस तरह से ऋतु बदलती है, होली के बाद कैसे गर्मी का ठहराव आता है, कैसे उस समय उन्हीं प्रकृति के तत्वों का वर्णन है, जैसे कोयल है, जैसे कि उसी फूलों का उगना है, या राम के जन्म का चैत में आगमन है। ये फिर साहित्य भी समझ में आता गया, गीत भी, और वो कहीं ना कहीं जीवन वही बन गया। तो वो आप जो कह रही हैं कि चुना कैसे, मैंने क्या चुना, ये श्रोताओं ने भी चुन लिया। और मेरे भीतर का जो चित्त था, जो भारत से असीम प्रेम करता है और बहुत श्रद्धा रखता है अपनी उन पूर्वजाओं के प्रति जिन्होंने इतने झंझावात के बावजूद हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए सब कुछ किया। किस तरह से लोक कथाएं बनाई, उन लोक कथाओं परंपराओं के माध्यम से परिवार को एक रखा। वो उसके प्रति ऐसी श्रद्धा रही कि मुझे लगा ये मुखरित होना चाहिए, और उसको गाना शुरू किया। अब ये देखिए, जब मैं मंच पे गाती थी तो संस्कार गीत या ऋतु गीत या लोकगीतों को देखने की दृष्टि मंच पे अलग थी। लोग ये नहीं समझते थे कि 2-4 घंटे संस्कार गीत या लोकगीत गा करके भी मंच को बांधा जा सकता है। जो शास्त्रीय संगीत गा के कर सकता है, क्लासिकल कर सकता है, भजन, लोक संगीत के लिए लोगों को या तो था कि भाई वो बिरहा आला जो पुरुष प्रधान गायकी है वो आए गाए, या फिर लोक नृत्य हो जो चित्ताकर्षक लगे देखने में। लेकिन गाने के द्वारा उसमें कैसे इतना वैविध्य आ सकता है, लेकिन वो किया मैंने। और वो शायद कहीं ना कहीं एक नवाचार जिसको आप बोलते हैं, वो नवाचार मैं लेकर के लोक में आई। वो मेरी अपनी सोच थी कि वैविध्य लाना होगा, कि मैं देवी गीत, संस्कार गीत जो सुनने आ रहा है वो पूरे अपने पूर्वजों के चरण स्पर्श करके जाए। मुझे सुनने के बारे में, तो माध्यम हूँ, मुझे सुने, अपनी दादियों को याद करे, अपनी बुआ को याद करे। ऐसे ही शादी ब्याह में ऐसे ही बुआ भतीजे के होने पे कड़ा कंगन मांगती थी, इसी तरह से गारी गाई जाती थी। ऐसे ही मिथिला में दशरथ को गारी सुनाई गई, या ऐसे ही खुसरो ने कहा कि बेटी विदा हुई तो अवध से जाती हुई लड़की ये गाते हुए जाती है काहे को ब्याही विदेश। या एक ऐसी लड़की है जो सावन में मायके जाना चाहती है और उसको बुलावा नहीं आ रहा। या ऐसी कन्या, एक ऐसी नायिका जिसका पति परदेश में, वो उसको याद करके गा रही है। या अयोध्या का वह दृश्य जहाँ पर राम की प्रतीक्षा में अयोध्यावासी गा रहे हैं, मोरे राम मोरे घर आए। चित्र है, कितने चित्र है। और मुझको लगता है यदि वेदव्यास ने ये कहा कि जो संसार में कहीं नहीं है, यदि महाभारत में नहीं है तो कहीं नहीं है, मैं इसी तरह से आज ये भी कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में जो नहीं है वो सृष्टि में कहीं नहीं। क्या बात है। ऐसी समृद्धि, ऐसी संपूर्णता मानव जीवन के एक एक रंग की हैं। वो सुख की हो, दुख की हो, संघर्ष की हो, उत्सव की हो, पीड़ा की हो, जन्म की हो कि मृत्यु की हो, हर्ष की हो, विषाद की हो, जो उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में नहीं है, लोक साहित्य में नहीं है, वो भारत में नहीं। क्या बात है। छोटी बिंदी जी, उल्टा पल्ला और उस दौर में जी, वही तो एक दौर था 80s 90s छोटी बिंदी का बीच में तो बिंदी गायब हो गई उस दौर में। और एक एलीट क्लास में, आप एक ऑफिसर्स क्लास में हैं जहाँ की ऑफिसर्स वाइफ्स का एक अलग ही रहन सहन है, उसमें अपने को ये अलग दिखाने का था या नहीं हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, हम अपने लोक को आपके साथ शेयर करेंगे। वो करने का जो कॉन्फिडेंस है वो मालिनी अवस्थी में बचपन से था, ग्रेजुअली आया, या उन्होंने अचानक से साहस बटोरा कि नहीं मैं तो ये करके दिखाऊंगी,
बिंदी गायब है लेकिन मैं तो बड़ी बिंदी लगाऊं। बचपन से था, बचपन क्योंकि मैं जो हूँ वो बचपन से ही हूँ। हाँ, बचपन से मेरे अंदर विश्वास था कि मेरे भीतर जो जो मेरी सोच है, जिस दृष्टि से मैं देख रही हूँ चीज़ों को, दुनिया भी उस दृष्टि से देखे। अब आपके चाहने से तो दुनिया वैसी नहीं होती, नहीं हो जाएगी। नहीं देखती, सबकी अपनी दृष्टि और यही वैविध्य सुंदरता भी है। लेकिन यदि आप गा रहे हैं, यदि आप अपने गायकी के द्वारा एक विधा को, एक सोच को की ओर इंगित ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं समाज का, तो वो मेरी सोच शुरू से थी। पहनावा उसका एक हिस्सा है। पहनावा तो वो है जो आप हैं। और मैं, चूंकि आपका वीडियो है और अब इंटरव्यू, तो मैं आपको इसमें फोटोज भेजूंगी शिखा विवाह के पहले की। हाँ। तो आप पाएंगी मैं हर जगह सीधा पल्ला पहने। ज़रूर भेजिएगा। मेरे भातखंडे की जो कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हैं, जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, जब मैं अपने भाई के विवाह में भी आई हूँ, हमेशा से सीधा पल्ला पहना, कभी भी नहीं। और हमेशा से बिंदी सीधा पल्ला, क्योंकि मेरी ताई जी यही पहनती थी, पहले तो यही पहनते ही थे सब। तो बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि दूसरे जो कर रहे थे वो करने की इच्छा हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं, शिफॉन्स बहुत पसंद हैं, मैं पहनती भी हूँ। और कभी उल्टे पल्ले से साड़ी मन करता है पहन लेती हूँ, तो मुझे ही बहुत अजीब लगता है। और लोग कहते भी हैं कि फॉर अ चेंज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और शायद एक मैं ये वो पीढ़ी थी जो जज करती थी आपको आपके पहनावे से। आज तो नया ज़माना है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एरा बहुत जजमेंटल थी। आप क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उससे आपको जज करती थी। तो कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरे सीधे पल्ले से और मेरे पहनावे से उस समय लोगों ने आकलन ये लगाया हुआ था। वो भी लोग गीत गा रहे थे उस ज़माने में कि भाई ये तो बहुत ही, मतलब ये 19वीं शताब्दी वाली सोच की है। बस एक चीज़, शायद सीधे बाल मेरे खुले रहते थे पहले भी, आज भी, और वो शायद उससे लगता होगा कुछ कि ये थोड़ा, और ये भी इसलिए नहीं रखती थी मैं, इसलिए रखती हूँ कि बड़ी सहूलियत रहती कि बाल मेंटेन नहीं करने पड़ते, बाल काट लिए और सीधे चले आए। आज भी मेरे लिए तैयार जब होती हूँ शो के लिए, तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम जूड़ा बनाना होता है अपना, क्योंकि वो मुझे लगता है कोई बना दे मेरे लिए, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं बाल बनाने की। जब छोटी थी तो माँ कहती थी चोटी जब हम लोग करके, सास आएगी क्या चोटी करने के, तो हमने कहते कि हम बाल खुले ही रखेंगे। लेकिन वो प्रभु कृपा से अभी तक चली रहे। तो आपने या तो मुझे ऐसे ही देखा होगा, या फिर मैं ऐसे ही देखा जब गाती हूँ जी, या ठुमरी उमरी गाती हूँ, तो मैं हमेशा एक वेणी लगा करके जूड़ा बनाती हूँ। लोग, मेरे लिए बड़ा श्रम साध्य कार्य है लगाना। ये सब आपकी सोच है कि आप क्या हैं, आपका खान पान, आपका पहरावा, आपकी बोली, आपका गाना, आप कैसे बोलते हैं। अब ये हमारा लॉन है, लॉन में गैया बंधी है। लोगों का लॉन इसलिए होता है कि वहाँ अच्छे अच्छे फूल हों, वहाँ पे लोगों को आप बुलाएं, पार्टी कराएं। हमने कहा सुबह उठे और हमें गौ के दर्शन हो और हम उनको अपने हाथ से कुछ भोग लगाएं। इससे सुंदर हमारा क्या, हमारे लिए तो यही देवता है प्रत्यक्ष। तो ये सोच है और कुछ नहीं। मुझको लगता है कि ये और इस सोच को साधने के लिए बहुत ये आसान भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से आपको उसमें डूबना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दिन चाहा वो हो गया, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाती है। आप उस दौर से हैं मैम जब पतली आवाज़ का बड़ा चलन था। हाँ, बिल्कुल सही बात। तब आप खुद को वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आपने कुछ स्ट्रगल देखा, या आपको लगा नहीं मेरा जो ओरिजिनल है मैं उसमें ही अपने आप को मेंटेन कर? बहुत अच्छा सवाल पूछा शिखा। जो भी बात मैं पहले कह रही थी कि आप जो हैं, यदि उसके होने में आपने आनंद महसूस कर लिया, आपको यदि उसके आनंद नहीं बल्कि वो आपका वैशिष्ट्य है। भगवान ने हर एक को अलग कंठ दिया, अलग शक्ल दी है, तो आवाज़ भी अलग है, गाने का स्टाइल भी अलग है। पतली आवाज़ वाली सवाल आपने अच्छा इसलिए पूछा क्योंकि ये कभी आप लता जी और आशा जी का भी इंटरव्यूज़ आप यदि सुने तो आप पाएंगे कि जब वे उन्होंने गाने के लिए जब वे आई तो उस समय एक अलग आवाज़ टेक्सचर का दौर था। उस समय नूरजहां जी और फिर शमशाद बेगम जी, कुछ वज़नदार आवाज़ों का भी था, जैसे जोराबाई अंबाले वाली जी, इनके वज़नदार भारी आवाज़ें थी। और उसके बाद लता जी ने एक अलग आवाज़ की आदत डाल दी, और उस आवाज़ के बाद फिर कोई आवाज़ किसी को जल्दी समझ में नहीं आई। लेकिन ये भी सच है कि उसी दौरान बेगम अख्तर जी गज़ल अलग उनका यॉनर था, वो भी सुनी जा रही थी। सिद्धेश्वरी देवी जी, हमारी गुरु गिरजा देवी जी, वो भी सुनी जा रही थी। तो ये मुझे लगता है कौन किस स्टाइल से गा रहा है। जैसे रेशमा जी, आपको याद है वो आई, उन्होंने जो गाया
तो लोगों ने सर आंखों में बैठाया, अवल अलग आवाज़ अलग। तो ये जानकारी मुझे थी हमेशा से कि भाई मुझे जो करना है, मुझे जो गाना है, वो मैं इस आवाज़ को लेकर के पैदा हुई, तो मुझे किसी और के जैसा नहीं बनना है, मुझे खुद के जैसा बनना है। मैं जो गा रही हूँ उसको सुर में गाऊं, साध के गाऊं, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। आई नेवर वॉन्टेड टू साउंड लाइक एनीवन। किसी और की तरह मैं कैसे गाऊं और क्यों गाऊं, जब वो आप दो, मैंने बताया ना, दो सूरत एक जैसी नहीं होती, आवाज़ें क्यों एक जैसी होंगी। ये बड़ा एक ज़रूर मैं कहूँगी कई कलाकारों के लिए एक ऐसा समय रहा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने फिल्मों में देखा जब मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे और किशोर दा दोनों बहुत समय से पहले चले गए, तो फिल्म इंडस्ट्री किसी न किसी तरह कोशिश करती रही कि रफ़ी साहब के तरह कोई गाने वाला आ जाए, किशोर दा की तरह गाने वाला आ जाए। जबकि ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि सबका अलग एक टेक्सचर है, सब आवाज़ें अलग हैं। इसी तरह से हम लोगों का अपना, हम लोग को शुरू से इस बात का मुझे मालूम था कि मेरी आवाज़ एक वज़नदार आवाज़ है, बेस की वॉइस है, जो कि क्लासिकल म्यूज़िक या पूरा वंग जो मैं गा रही हूँ, और कई बार आप जो चीज़ गाते हैं उसको साधते साधते आपकी आवाज़ भी वैसी हो जाती है। जैसे कई लोग आपने देखा वेस्टर्न कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं, प्लेबैक की वॉइस ट्रेनिंग की, कल्चर की ट्रेनिंग अलग होती है। आजकल आप देखते होंगे जो रियलिटी शोज़ आ रहे हैं उनमें बच्चों को ये फॉल्सेटो, फॉल्स नोट में गाना, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है आजकल, और एकेडमीज़ हैं जो सिखा रही हैं। हम लोग के वक्त तो ये सब नहीं था, लेकिन गिवन अ चॉइस शायद वो करना भी नहीं चाहते होते। मैं जो गा रही थी वो उसके लिए आवाज़ मेरी बिल्कुल ठीक ठाक सूटेड थी। रियलिटी शोज का आपके जीवन को अगर टर्निंग पॉइंट कहें तो ये कितना सही होगा, आप ही बताएं। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही। देखिए पहले तो दर्शकों और श्रोताओं को ये समझना होगा कि रियलिटी शोज़ जब आए सैटेलाइट चैनल पे, तब तक मैं विवाहिता थी और मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। तो ये मेरे संग ज़िंदगी में वो चॉइस नहीं थी जो आजकल 17-18 साल के बच्चे हैं कि जाके बॉम्बे में फिर बस गए। तो बड़े गर्व से आप ये बात कहती हैं कि मैं विवाहिता थी और मेरे 2 बच्चे थे। बिल्कुल, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि शायद ये तब उस ज़्यादा बड़ी जोखिम की चीज़ थी। बिल्कुल, क्या होता है ना, अब ज़िंदगी में जैसे जैसे आज तो पीपल आर टेकिंग चांसेस, बहुत अच्छा वक्त है। उस समय लोग ये अपने आप तय कर लेते थे, अब हो गया, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब जिंदगी हो गई, अब आगे क्या करना है। तो उस समय प्रोग्राम करना ही बहुत बड़ी बात थी, किसी रियलिटी शो के लिए जाना और जनता के सामने अपने आप को सब्जेक्ट करना कि वो आपका चुनाव करे, वो तय करे वोटिंग करके कि आप ठीक है कि नहीं, या जो जजेस वहाँ बैठे हैं अब वो यदि कहे कि आप अच्छी हैं तो आप अच्छी हैं, यदि उन्होंने कह दिया भाई आज तो भाई बात ठीक नहीं थी तो फिर आप उसको भी स्वीकारें, क्योंकि दैट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ रियलिटी शो। लेकिन आई एक्सेप्टेड इट, मैंने उसको इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि दैट वाज माय चांस। मुझे ही मालूम था कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और यहाँ पर एक सीमा थी, मैं लखनऊ में गाऊंगी, किस भी स्टेट पे जाऊंगी, वहाँ से आगे मैं कहाँ जाऊंगी। और जब तक मुझको मालूम था कि एक मैं ऐसे पृष्ठभूमि से आती थी कि जब तक एक बड़ा श्रोता मंडल मुझे नहीं सुनेगा तब तक ईमानदारी से मेरी कला का या मेरी योग्यता का कभी भी आकलन नहीं हो सकेगा। सुनने वाले के लिए हमेशा ये होगा कि कभी किसी की पत्नी है, किसी अधिकारी की पत्नी है, या तो वो उस निष्पक्षता और एक बड़ा श्रोता मंडल जो मध्य प्रदेश में है, कश्मीर में है, चेन्नई में है, मुंबई में है। मुंबई आपको पता है बड़ी बेमुरव्वत जगह है, वहाँ पे इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड यू डोंट सर्वाइव। वहाँ पे आप रियलिटी शो में यदि आप जा रहे हैं जहाँ पर जो हो रहा है रियली हो रहा है, फेक नहीं है, और वहाँ पर आप यदि आप चांस ले रहे हैं, आप जा रहे हैं और हर राउंड दर राउंड जीतते चले जा रहे हैं, तारीफ़ें पा रहे हैं, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं गा रहे हैं और ताली बज रही, वो बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर बैठकर जगजीत सिंह जी ताली बजा रहे हैं, वहाँ बैठकर फरीदा खानम ताली बजा रही है, वहाँ बैठकर मेहदी हसन साहब सुभान अल्लाह कह रहे हैं, वहाँ बैठकर गुलाम अली साहब यदि सुभान, वो मेरे आपके लिए हुआ। सारे गमा में मैं जब गई थी और सोनू निगम उसके एंकर थे और मेरे जजेस थे जिनका मैंने नाम लिया, जिन्हें सुन के हमने सीखा, वो मेरे जजेस थे। और फरीदा खानम सिंह जी कह रही है कि क्या बात है, आपकी आवाज़ सुन करके मुझे बेगम साहिबा की आवाज़ ज़्यादा है, कुछ कजरी सुना दीजिए इसी बात पे। कौन सी कजरी थी वो?
तीन कजरियाँ सुनाई थी, क्योंकि उस ज़माने में तो वो एडिट हो जाता था। उन्होंने ये कहा कि आप लखनऊ से आई और आपको तो आवाज़ और स्टाइल सुन के बेगम अख्तर साहिबा की याद आ गई। देखिए 28 साल पुरानी बात है। तो आप मुझे कुछ मैंने उनको उस समय सुनाई थी दरअसल सावनी। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सावन की बहार रे, अपने महल में गुड़िया खेलत रही, अपने महल में गुड़िया खेलत रही, सैया ने भेज कहाँ रे, एरी सखी गुड़िया खेलने न पाई, कि ले चले डोलिया कहार रे, निमिया तले डोला। तो जब भी मैंने गाया और उन्होंने कहा कि आहा आपने याद दिला दी, तो वो मेरे कानों में मंत्रों की तरह वो आशीर्वाद गूंजे। और कहीं ना कहीं एक ऐसे मन में जो थोड़ा सा डरा हुआ, घबराया हुआ, एक ऐसा मन जो फिर भी ढूंढ रहा था अपना रास्ता, कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, हस्बैंड की जगह जगह ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं, सीखने का वो सिलसिला भी छूट चुका है, रियाज के लिए सही तबला वादक भी नहीं मिलते हैं, मेरे क्या रास्ता होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए। बॉम्बे में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि परिवार के संग रहना था, वो मुझे मालूम था क्या करना चाहिए। तो दैट वाज अ चांस आई टुक रियलिटी शो का। तो वो इट वाज अ बिग ईगो बूस्टर, इट वाज अ बिग कहना चाहिए बहुत, उसने मेरे भीतर एक आत्मविश्वास का संचरण किया कि भाई जब वो लोग जो किसी को कुछ समझते नहीं है वो आपको इतनी दाद दे रहे हैं। एंड उस ज़माने में सारेगामा 32 एपिसोड का होता था। सो आई वॉज द फाइनलिस्ट, यानी आई सर्वाइव्ड ऑल दोज एपिसोड्स। और उसमें सबसे खूबसूरत नए साल का एक गाना था जो जिनका नाम लिया मैंने, उन सबके सामने वो हम लोगों ने साथ में गाना गाया। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। फिर मैंने जुनून किया, उसके बाद जुनून शो किया। उसमें उस शो ने ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि तब तक मैं तैयार हो चुकी थी कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है उस रियलिटी शो और इसके बीच में। और वो ज़्यादा बड़ा चांस था मेरे लिए लेना, क्योंकि तब तक थोड़ा बहुत नाम हो चुका था। अप्पा जी से सीख चुकी थी, यहाँ यश भारती मिल चुका था, अप्पा जी से गंडा बंधन हो चुका था, मेरे ठुमरी के परफॉर्मेंसेस और मेरे फोक के परफॉर्मेंसेस पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में हो रहे थे। और उस समय मैंने कहा मैं जुनून में जाऊंगी, क्योंकि देखिए हर आदमी को अपने को एक रगड़ना चाहिए। ये मैं सारे जो कलाकार भी या जो इंसान ने कंफर्ट जोन अपना इख्तियार कर लिया ज़िंदगी में, हो गया अब तो मैं इसकी कमाई खाऊंगा, अब तो रॉयल्टी आ रही है, तो आप उसी दिन ख़त्म है। एक रचनाकार तो अंतिम समय तक रचना चाहिए, गाए चाहे लिखे, चाहे पेंट करे, चाहे जो भी व्यक्ति हो, आप जो भी करते हो, आपका तो धर्म ही है रचना। वो आपने चुना, उसने चुना, अब वो आपका धर्म, तो वो होगा कैसे यदि आप पे तो जंक लग जाएगा। तो जब बुलावा आया गजेंद्र सिंह जी का कि आप आइए, जुनून शो एक ऐसा बना रहे हैं जिसमें कि हम लोगों से तय करा रहे हैं फोक और सूफ़ी और फिल्मों में क्या ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं। और देखिए वो दौर है जब सूफ़ी बहुत एकदम से राइज पे था, सारे फिल्मों में सूफीज़्म। और ऐसे में मैंने कहा बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है गज्जी, लेकिन मेरे पास तो मैं जो फोक के गाने गाऊंगी ये ना तो रिकॉर्डेड है, क्योंकि उस ज़माने में फोक में मैं ज़रूर इस मंच पे कहना चाहूँगी, वो दौर था जब बड़े ही हल्के गाने कैसेट्स में आ रहे थे, सीडीज़ में आ रहे थे, बहुत ही चीप, बहुत ही द्विअर्थी गाने फोक में आ रहे थे। ऐसे गाने आ रहे थे जिनको सुन करके कोई परिवार में न सुनना चाहेगा न गाना चाहेगा, मंच पे तो छोड़ ही दीजिए। और ऐसे के बीच में जब मुझे न्योता आया तो मैं फिर से वही वाली बात कि जब आप का उद्देश्य अपने नाम से ऊपर उठ करके वैयक्तिक न रहे, सामाजिक हो जाए। और मुझे लगा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों को जवाब देने का कि लोक संगीत है क्या,
लोक संगीत के भीतर क्या मर्यादा और गरिमा है, ये मैं गा के बताऊंगी, ये मैं सुनाऊंगी। और उसमें तब तक ये समझ भी कि लोक संगीत खाली मंच में गाई जाने वाली चीज़ नहीं है, आपके मन में प्रवेश करने की चीज़ है। यदि मैंने आज मुझे कोई थीम मिली, मान लीजिए उन्होंने कोई कहा आज फेस्टिवल थीम है उत्सव, और मैंने होली चुनी, तो फिर उस दिन स्टूडियो में लगना चाहिए कि अबीर गुलाल उड़ रहा है। वो खाली मैं गाऊं नहीं, फिर उस गाने में मुझे नृत्य करना पड़े, मुझे अभिनय करना पड़े, वो मैं नहीं करूँगी, वो गीत कराएगा, उस गीत की आत्मा कराएगी। और वो एक तरह का मेरे लिए भी अपने भीतर, जैसे आप कहते हैं ना कि खुद की सामर्थ्य को भी टटोलने का एक बहुत सुंदर अवसर था। और अनु कपूर जी उसमें थे, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। अगेन पूरे 38-42 कितने एपिसोड्स तक हम लोग साथ थे, बहुत सुंदर सुंदर उसमें अनुभव हुए। और फिर उससे जो एक पूरी दुनिया में एक जो छवि मेरी बनी, आज तक मैं इस बात को कहूँगी, क्योंकि वो लोगों को पहली बार लगा कि अरे ये गाने तो अब गुम हो गए। शायद उसी में एक गाना था ना, सैया मिले लड़की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बस उसमें तो देखिए मैंने गाया गाना तो कब से हमारे यहाँ लखनऊ, लेकिन कानपुर, लोगों ने तो जाना आपसे ही। बिल्कुल। और आप ये देखिए, जैसे ही मैंने उसको गाया तो सुनने वाली ऑडियंस में मराठी लोग थे, और कुछ पंजाब के सिख लोग भी थे जी, लेकिन सब नाचने गाने लगे, सब झूमने लगे। तो मुझे लगा कि जो कहते हैं कि बोली भाषा और उसकी कोई सीमा नहीं है, वो उससे परे जाकर आपको छूती। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चला पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। क्या भाव आते हैं, मतलब ये लगता ही नहीं कि ये कितने सुंदर भाव गाने के हैं शिखा, और आप उसको जीती हैं, ये देखकर ही लगता है। मैं देखिए अब तो मैं जब गाती हूँ हर बार मुझे लगता है, मैं हंसती हूँ, कई बार मंच में बोल देती हूँ कि भाई मैं इसको गाती क्या हूँ। हर महिला को, हर स्त्री को अपने पति की सिर्फ ध्यान भर आ जाए तो गाना जीवंत हो जाएगा। क्योंकि कितनी भी उम्र हो जाए, पति पत्नी की जो नोक झोंक है, उनका जो प्रेम संबंध है, उसकी इक्वेशन में एक बात कॉमन है कि स्त्रियों को दुनियादारी बहुत जल्दी आ जाती है समझ, और पतियों को नहीं आती। ये गाना उधर ही इंगित करता है कि छोटी उम्र की शादी हुई, और छोटी उम्र की शादी की जो लाचारियां हैं कि उसको बात नहीं समझ में आ रही, पत्नी नवविवाहिता पत्नी अपनी ओर से संकेत कर रही है, प्रेम का निवेदन कर रही है, पति नहीं समझ पा। ओके, आप एक रचनाकार को अब जी रही हैं। चंदन किवाड़ किताब लिखी आपने। जी जी। चंदन किवाड़ के बारे में कुछ बताइए, इसे रचने का ख्याल कैसे आया? शिखा इतना डूब गई लोक गीतों के संसार में, और अपने लोक संगीतों की जो उद्गम है, हर लोकगीत के उद्गम को जब मैं सोचने लगी, हर बार मंच पे इतने कार्यक्रम करने को मिले, हर गाने को मैंने हजार बार गाया होगा। अब गाने के संग संग उसके स्रोत दिखने लगे, समझ में आने लगे। और जब आप बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं तो आपको सारी जो परिस्थितियां किसी न किसी गाने से जुड़ी दिखती हैं, आपको लगता है ओहो ये तो जो मैं गा रही हूँ उसका भाव में वो पीड़ा झलक के यहीं से आ रही है, क्योंकि ये तो मेरी नानी की ज़िंदगी है, ये तो उनकी ज़िंदगी। अभी सैया मिले लड़कैया, या अभी आपने मुझसे गाने को कहा, इसमें पूरा मैंने एक अध्याय उस पर लिखा है कि कैसे छोटी उम्र की शादियाँ हमारे यहाँ की ज़िंदगी की सच्चाई रही है। दादियों की, नानियाँ सब क्या हुई हैं, और इतनी छोटी उम्र में ब्याह करके जो आ जाती थी हम लोगों की पुरखिनें, उतनी ही समझदारी के साथ पूरे परिवार को बांध के रखती थी, जो धीरज आज लड़कियों में नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई पहले के ज़माने में कोई अधिकार नहीं थे लड़कियों के, सब आज अधिकार तो सब लड़कियों को मिल गए, तब भी ज़िंदगी में कितना अधूरापन है। मेरा अगला सवाल इसी से आ रहा है जी। आपका प्रेम और आपका वैवाहिक जीवन, जी, आपने कभी अपने विवाह को अपनी सफलता के रोड़ा नहीं बोला। किसी भी इंटरव्यू में आपने हमेशा कहा कि वो साथ साथ चलता गया। शादी एक ऐसा लड्डू है जो गुड़ की धीमी धीमी आंच पे पका है। जी, जो शायद बात सही भी है। क्या देना चाहती हैं सलाह कि सफलता के लिए करियर ओरिएंटेड होना, परिवार ओरिएंटेड होना? देखिए हर एक की यात्रा अलग है। हाँ, मुझे लगता है इसमें मैं क्या राय दूं, क्योंकि हर एक की जिंदगी अलग है, वो ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है।
हमारे ज़माने में यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई लड़की दिगार आई है, तो करीब हमने 2 दशक तो बल्कि 3 दशक आज भी इसी भाव के साथ बिताए कि हमें सब लोग यही कहते थे कि आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, आपको गाने देते हैं। ये जो भाव है वो अपनी तरह से सही कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। यानी किसी स्त्री को यदि कोई अपनी अभिव्यक्ति करने दे रहा है तो ये उसका सौभाग्य है कि उसको वो होने में उसका पति उसकी अनुमति दे रहा है, ससुराल वाले उसकी अनुमति दे रहे हैं। वहाँ से लेकर आज हम यहाँ तक की यात्रा समाज ने तय की है, जहाँ पे लड़कियाँ पहले तय कर लेती उन्हें क्या चाहिए। वो हमारा समय अलग था। हमारे पति को ये मालूम था कि हम गाते हैं, लेकिन वो समाज अलग था। उस समाज में मैं शायद आज ये बात आपको बोलूँगी कि मेरे लिए मेरे पति बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनकी खुद वो शायद चाहते रहे होंगे, उनसे आप पूछेंगे तो वो ज़रूर ये बोलेंगे कि ये गई नहीं, मैं तो कहता था बॉम्बे जाए। वो मेरी चॉइस थी, आज भी है कि मैं घर परिवार के साथ। देखिए, मुझको लगता है कि ज़िंदगी में जिस रास्ते पे चल पड़े हो, जो रिश्ता आपने अपना लिया, या तो आप उसमें प्रवेश न करो, और यदि वो आपका है तो फिर 300% दे के पूरी श्रद्धा के साथ वो आपका होना चाहिए। विवाह एक ऐसा आपके जीवन का भाव है, वो आपका जीवन है। दरअसल विवाह एक संस्कार नहीं है, वो आपका जीवन है, आपका जीवन साथी है। वहाँ पर फिर 50% 25% थोड़ी कुछ हो सकता है, शर्तें भी नहीं हो सकते विवाह में, मुझे लगता है। तो मैंने इस हिसाब से चुना कि भाई मेरा विवाह हो गया, बच्चे भी जब तक समझ आई 2-2 बच्चे हो चुके थे। उस समय दी हुई परिस्थितियों में एक सामाजिक, इनके अवनीश बहुत व्यस्त थे। मुझे मालूम था कि जो व्यक्ति आज भी 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है, यदि माँ भी ऐसे ही इतनी व्यस्त हो गई, बच्चों का क्या होगा। तो वो मेरी प्राथमिकता थी, मेरी चॉइस थी, और ये जिद ज़रूर मेरी थी कि वो मेरी पहचान उतने में न खोए। मुझे जो पाना मैं पा लूँगी। हाँ, ये मुझे लगता है, ये अब पहले नहीं लगता था। मेरी बेटी मुझसे कहती कि माँ, तुम में जितना धीरज था और जितनी एक निष्ठ साधना थी कि भाई धीरे 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 चलते चलते तुमको, आज शायद किसी से यदि कहो कि बेटा 15 साल बाद वो समय आएगा, तो लड़कियां 15 साल आज प्रतीक्षा नहीं करेंगी। तो मैं इसलिए सोचती हूँ हर एक की ज़िंदगी अलग है। ये ज़रूर कहूँगी कि हर चीज़ का एक समय होता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी हर चीज़ एक समय था जी, मालिनी अवस्थी से पहले उनका एक परिचय पहुंच जाता था और अब क्या मालिनी अवस्थी के परिचय से पूरे परिवार का परिचय होता है? ना वो अच्छा लगता था ना ये अच्छा लगता है, या मैं यूँ कहूँगी मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। देखिए, जब एक परिवार है, हाँ। तो उस परिवार में तो परिचय जो हमारे पति के रूप से मेरा दे रहा है, मुझको उसमें भी सौभाग्य मानना चाहिए। और कई बार मेरे पति का परिचय ये उनके हस्बैंड ने करके दिया जाता है, तो वो भी आनंद लेके करते हैं। यहाँ बुरा उसी को लग सकता है जिसके भीतर कहीं ना कहीं कुछ या तो वो अपने व्यक्तित्व के प्रति उसके भी अंदर कुछ कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसा ही व्यक्ति, या जो विघ्न संतोषी लोग होते हैं ना, जिनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं, अदरवाइज हम लोग तो बहुत आनंद लेते हैं। और देखिए, कला में एक चीज़ है, प्रसिद्धि जल्दी मिलती है। जल्दी से मतलब नाम लोग ज़्यादा जानते हैं, और जब एक बार नाम जान जाते हैं तो पूरा परिवार उस कहीं ना कहीं उनके बेटे हैं, उनकी बेटी, इस तरह से बताता है। लेकिन हमें लगता है हर स्वाभिमानी व्यक्ति चाहता है उसकी अपनी पहचान हो, और मैं मेरे पति दोनों ने इस बात की बड़ी निष्ठा से रक्षा की है कि हम दोनों बतौर जीवन साथी तो एक दूसरे के प्रकाश और आलोक में एक दूसरे से प्रेरणा लें, शक्ति लें, एक दूसरे से कभी कभी दिशा निर्देश भी लें, लेकिन हम दोनों के व्यक्तित्व एक दूसरे के व्यक्तित्व ना आलोकित हों। इनका अलग व्यक्तित्व है, मेरा अलग व्यक्तित्व है, और बहुत निष्ठा। हाँ, इस तालमेल को समझने वाली दृष्टि सब लोगों के पास होगी, मैं नहीं समझती, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो मुझे कितने लोग कहते हैं भाई कमाल है भाई, वो तो उनके हस्बैंड भाई उन्होंने बहुत उनको गाने दिया, उन्होंने बहुत अलाउ किया। तो वो जो जिन्होंने परिवार में ये देखा है कि स्त्रियां अपना मन मार के रह गई, पतियों ने नहीं आगे बढ़ने दिया, या कई बार पति ससुराल की बात छोड़ो, पत्नियां खुद, स्त्रियां खुद आगे इतनी हिम्मत नहीं कर पाई आगे बढ़ने से। तो कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की सोच रखें तो मैं उनको दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने वो जीवन यात्रा तय की है जहाँ 88 में मेरी शादी हुई। आज हम 2025 में बैठे हैं,
तो 38 साल में हिंदुस्तान बदल गया, भारत बदल गया, स्त्रियों की सामाजिक सोच स्थिति बदल गई है। आज यदि कोई गा रहा है तो लोग बहुत गर्व से, गरिमा से बताते हैं, और वो कहाँ है, क्या कर रहा है। आज आप घर से बैठकर यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं। हम लोग से लाइफ बहुत अलग है अब। आज हमें सोचना वैसे ही पड़ता है कि जो तकनीक चूंकि ऐसे आ गई कि हम कहाँ गाए जा रहे हैं, हम कहाँ सुने जा रहे हैं। हमारी परंपराओं को एक 16 साल का बच्चा भी सुने और गाए, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं तादाद में उस 16 साल के लड़के की तरह, लड़की की तरह सोच के करना पड़ रहा है। तो क्या आप रील्स वाले कल्चर में लोकगीतों की वही बात कह रही को हूँ। आप मतलब चाहती हैं कि वो उसमें आए? नहीं, मैं तो कहूँगी कि रील्स वाली संस्कृति कह के तो मुझे लगता है मैं सोशल मीडिया को या डिजिटल क्रांति को उसको बहुत कमतर आंकना हुआ। डिजिटल क्रांति का मैं बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखती हूँ हिंदी पट्टी के लोक संगीत और साहित्य को लेके। दरअसल मैंने ये परिवर्तन अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है लोक संगीत, लोक संस्कृति, अपने गांव, अपने जीवन शैली को देखने के प्रति युवाओं में अब ज्यादा निष्ठा जागी है। अब वो क्या छूट गया उनसे, क्या वो नहीं सुन पाए, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जो पहुंच है, मेरी जो संवाद होता है युवाओं से, उसको देख के मैं खुद ही इस बात को महसूस करती हूँ कि युवाओं में वो काम सोशल मीडिया ने किया है। और देखिए, रील्स तो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम है। भजन की भी रील्स बन रही हैं, मंदिरों की भी रील्स बन रही हैं, और बेढंगे गानों की भी बन रही हैं। तो ये शुरू से था, जाहिर जिसकी जैसी वृत्ति वो वैसी ले लेगा। तो क्या कोक के साथ आपका जो एसोसिएशन था पिछले साल होली कोक स्टूडियो के साथ, तो वो भी क्या इसी सोच के साथ था कि हम अपने होली के कल्चर को, अपने जोगीरा वाले चीज को इंटरनेशनली लेकर जाएं? जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोक स्टूडियो ने हमको संपर्क किया। और ये पूरा सीजन शायद अब की बार वो उन्होंने पहली बार फोक यूपी का उन्होंने टच किया और मुझे कॉल किया। विशाल मिश्रा के साथ हमने गाया, तो बिल्कुल मैंने सहमति तुरंत दी। सोचने का कोई वही नहीं था, क्योंकि फिर से मैं वही बात कहूँगी कि पारंपरिक संगीत का मतलब ही है कि इस पर से वह पर तक का कनेक्शन जुड़ना चाहिए। नई पीढ़ी यदि नहीं जुड़ रही है उसमें, उस सोच में, उस विचार में, उस गायन से, तो आगे आप रखे रहिए किताबों में, वो आगे जाएगी कैसे? वहाँ तो जाने के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए करना चाहिए। एक सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी मैं, शायद अब तक किसी ने नहीं पूछा होगा। जब हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं तब आप असीम ऊर्जा के साथ कार्य की तरफ बढ़ रही हैं और लगातार करती जा रही हैं, और आपकी फिटनेस देखकर लग रहा है कि अभी आप लंबा पारी खेलेंगी। तो इस फिटनेस का राज क्या? नहीं, नजर नहीं लगा रही मैं बिल्कुल आपको, तो मेरी तो बहुत सारी मेरी शुभेच्छाएं। नजर कैसे? अपनों की कोई नजर होती नहीं है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे फिटनेस आप मेंटेन रखती हैं और ये ऊर्जा कहाँ से लाती हैं? महिलाएं थक जाती हैं इस उम्र तक आते आते। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे लगता है ऊर्जा भी आपके मन में होती है। शिखा, जो बात मैं लोक संस्कृति के लिए कहती हूँ, ये नित नूतन अपने आप को करती जाती है, नित नवीन होती जाती है, नित परिष्कृत करती जाती है। नई ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा को अपने संग लेते हुए नित बदलते जाती है। मुझे लगता है ये जब इस चीज़ को जब आपने कंठ में और जीवन में साध लिया हो, तो शायद वही कारण होगा इस ऊर्जा का। मैं इसका और क्या जवाब दे सकती हूँ। और जीवन शैली का थोड़ा यही योग करती हूँ, और वो प्रतिदिन 35-40 मिनट का रहता है। तो उसमें प्राणायाम भी साथ रहता है, शारीरिक भी रहता है, और गायन का रियाज भी रहता है। तो जब आप एक अनुशासन में बंध गए और जब आप नित्य कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो आपके पास रोज सुबह उठ कर के एक नवीन ऊर्जा के साथ विश्व संसार को देखने की एक नई ऊर्जा और नई उमंग होती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, कहने में बहुत आसान और छोटी चीज़ लगे, लेकिन ज़िंदगी में इसको आजमा ले तो सबसे बड़ी है कि भरपूर जिएं ज़िंदगी को। यदि आप जीवन को भरपूर जी रहे हैं, यदि आप अपने रिश्तों को भरपूर जी रहे हैं, आप नानी हैं, दादी हैं, उसको भरपूर जी रहे हैं, आप जब मंच पे हैं तो आप उस भाव को भरपूर जी रहे हैं, जब आप आज खाना बना रहे हैं उस भाव को जी रहे हैं, यदि आज आपने वस्त्र भी धारण किए तो उसको भी भरपूर जी रहे हैं, कोई आपसे मिलने आया उसको भी पूरा प्रेम दे करके, उसको आदर दे करके उस भाव को जी रहे हैं, आतिथ्य के भाव को जी रहे हैं। मुझे लगता है ये कहने में बहुत छोटी सी बात है कि ज़िंदगी के प्रतिक्षण को उत्सव की तरह जिएं, जो भारतीय जीवन अवधारणा है,
मैं ऐसे ही जीती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता कि उम्र तो है ही है, बढ़ ही रही है, लेकिन ऊर्जा बनी रहे, बस यही कामना करती हूँ। अनएक्सप्लोर्ड पर एक सवाल, मालिनी अवस्थी जी जेनजी को क्या लोक संगीत देकर सुनाना चाहती हैं? जरा हल्के गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाले। देखिए, भारत में हम जो जीवन जीते हैं वो जीवन देने के लिए ही होता है, लेने वाले पर भी निर्भर करता है वो क्या ले रहा है। तो हम तो नित्य गा रहे हैं, नित्य रिकॉर्ड लोग कर रहे हैं और नित्य सीख रहे हैं। तो मुझसे पूछे तो शायद कई दशकों से मैं दे ही रही हूँ। अब देना इस तरह से शुरू करा है कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जो हमारे पास शिष्य आते हैं वो तो गुरु शिष्य परंपरा से घर पे रह कर के ही सीखते हैं। और कजरी की और कुछ इन गीतों के हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, जहाँ पर बच्चे पूरे देश भर से आते हैं, हमारे संग रहते हैं, खाते पीते सोते जागते और दिन भर सीखते हैं। तो उन्हें हम सिखा रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा दान तो विद्या दान है, गुरु से हमने लिया तो हमें भी देना ही है जी। अनएक्सप्लोर्ड के दर्शकों को जाते जाते मालिनी जी क्या सुनाना चाहेंगी? आपने अभी कुछ समय पहले नए युवाओं की बात मुझसे करी कि युवा श्रोता क्या सुनना चाहते हैं। कमाल की बात है, मुझसे युवा श्रोताओं से फरमाइश हमेशा पुराने लोकगीतों की आती है, सबसे ज्यादा इसकी। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन, जौने टिकसवा से सैया मोर जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन। तो ये थी ऊर्जा से भरी मालिनी अवस्थी जो नित्य नवीन हो रही हैं। ऐसी अद्भुत शख्सियतों से हम आपको आगे भी मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।